बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो मेडिसिन है और उसके अंदर जो हमने टॉपिक आज कवर करना है वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है जी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं ग्लोमेरुलस की। ठीक है, हम लोगों ने ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ये हमारे पास सी शेप्ड जो कैविटी होती है इसको हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर जो हमारे पास एफ्रंट और ईफ्रंट सारी की सारी आर्टीरियोल्स आती हैं। ये जो हमारे पास टफ कैपिलरी होता है ऑफ कैपिलरीज, ये हमारे पास क्या होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है जी, अब हमारे पास जो ग्लोमेरुलस होता है इसके अंदर हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप की डिजीज़ जो होती हैं, डिफरेंट टाइप की जो ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं वो हो जाएं, जिसके अंदर हमारे पास नेफ्रेटिक सिंड्रोम भी आ जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी आ जाता है, वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास इसके अंदर हाइपर लिपिडीमिया भी आ जाता है, हाइपर एल्बुमिनिया भी आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास हैवी प्रोटीन यूरिया भी आ जाता है, उसके बाद हिमेटो यूरिया भी आ जाता है। ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है। ठीक है, और ये किस वजह से हो सकता है, इसके कॉजेज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्राइमरी कॉज भी हो सकता है और इसका सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज का मतलब है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की ही इन्फ्लेमेशन हुई हुई है और वहीं पे हमारे पास कोई ना कोई आगे मसला हुआ हुआ है, तो हमारा प्राइमरी कॉज होता है। ठीक है, और अगर सेकेंडरी कॉज होता है कि कोई और बॉडी के अंदर जो है हमारे पास अंडर लाइन कोई कंडीशन चल रही होती है जिसमें हमारे पास SLE आ जाता है। SLE स्टैंड्स फॉर सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस। ठीक है, उसके अंदर आपका क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है ना वो आपका बॉडी के ऊपर ही जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है, तो वो आपकी किडनीज़ को भी इफेक्ट करता है। तो उसके रिजल्ट में अगर हमारे पास जो है ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो है हमारे पास है जिसके अंदर हिमेटो यूरिया है, प्रोटीन यूरिया और ये सारी ओलिगो यूरिया, ये सारी हमारे पास कंडीशन आना स्टार्ट हो जाए तो वो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ये सुफिक्स होता है आइटस, जहाँ पे भी हमारे पास ये लग जाएगा ना तो वो होता है हमारे पास इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन आ जाए इसका मतलब है वहाँ पे हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम कैसे इन्वॉल्व होता है कि आपका इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन होता है बॉडी के अंदर कि वो आपकी बॉडी को डिफरेंट टॉक्सिन्स और जो आपके फॉरेन एजेंट्स हैं बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह उनसे डिफेंड करे आपकी बॉडी को। ठीक है, डिफेंस प्रोवाइड करता है इम्यून सिस्टम आपका थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो अगर आपका इम्यून सिस्टम ही वो डिफेंस मैकेनिज्म के ऑपोजिट काम करना स्टार्ट कर दे, फिर जो हमारे पास मसले मसाइल या डिजीज़ जनरेट होती हैं उनको हम इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ जो है उनकी कैटेगरी के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये बात कर सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन होती है आपकी ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन जो होती है वो हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कराती है, और वो इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारे पास क्यों हो रही होती है उसके हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे कि दो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है उसकी कॉजेज़ जो है वो दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास प्राइमरी कॉज होता है और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी कॉज होता है। ठीक है, प्राइमरी कॉज की जहाँ तक हम बात करें तो उसके अंदर जो हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें, उसके अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलर जो फंक्शनिंग है उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाए उसकी वजह से हमारे पास हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास IgA नेफ्रोपैथी हो सकती है। उसके अलावा क्रिसेंट्रिक जो है गुड पॉस्चर सिंड्रोम है हमारे पास, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, और उसके अलावा सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास प्राइमरी कॉजेज़ में आ जाता है। जबकि हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास SLE आ जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस आ जाता है, एमेलॉइडोसिस आ जाता है, उसके अलावा मलेरियल जो है वो हमारे पास नेफ्रोपैथी आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सारी जो हैं हमारे पास मेन कॉजेज़ होती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास तीसरी होती है ना कॉज, वो हमारे पास अनकॉमन होती है। ठीक है, कॉमन क्या चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा पाई जाए, अनकॉमन का मतलब क्या है कि 1 या 2%
ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर तो हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉजेज़ होती हैं ना, तो अनकॉमन कॉजेज़ में हमारे पास जो आ जाती है वो हमारे पास प्री एक्लम्पशिया आ जाता है, एक्लम्पशिया आ जाता है, मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड हमारे पास पैराप्रोटीनीमिया आ जाता है और सार्कोडोसिस आ जाता है, और इस तरह की और डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि दूसरी डिजीज़ हैं और जिनकी वजह से आपके पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ठीक है, प्राइमरी क्या कॉज होती है, जो फर्स्ट हमारे पास कॉज होती है कि यही हमारे पास कॉज है और इसी वजह से हमारे पास ये चीज़ हो रही है। सेकेंडरी क्या है कि बॉडी के उस पार्ट के अंदर नहीं हो रही। ये प्राइमरी कॉज का क्या मतलब है कि किडनी में ही कोई अंडरलाइंग कंडीशन चल रही है, उस वजह से हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है। सेकेंडरी का मतलब क्या है कि किडनी के अलावा, अदर देन किडनी, कोई बॉडी के अंदर जो है वो आपकी अंडरलाइंग डिजीज़ चल रही है जिसकी वजह से, यानी उसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर देखिए जो भी चीज़ प्रोड्यूस, अच्छा, तो ये सारी हमारे पास होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अगर डिजीज़ हो रही है तो उसकी वजह से हमारी किडनीज़ क्यों अफेक्ट हो रही होती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का जो भी टॉक्सिन होता है और जो भी आपके मेटाबोलाइट्स वगैरह होते हैं वो सारे आपकी किडनी से होके जो हैं वो गुजरते हैं। अब अगर वो किडनी से हो गुजरते हुए वहाँ पे कोई डैमेज कॉज कर देंगे तो वो हमारे पास सेकेंडरी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब यूरिन फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर आपकी सारी की सारी जो हैं वो मेटाबोलाइट्स, जो आपके आयंस हैं और सारी जो हैं जिनकी ज़रूरत दोबारा पड़ती है वो दोबारा से जो है वो ब्लड के थ्रू वहाँ पे जाते हैं, और जिनकी ज़रूरत दोबारा पड़ती है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर दोबारा से शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास कॉजेज़ आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि ये होती किस वजह से। अभी मैंने आपको बताया है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा। तो इसकी दो मेन कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है, जो कि हमारे फिर किडनी के जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, नेफ्रॉन के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो इस वजह से हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारे पास एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम है anti-GBM ठीक है, एक एंटीबॉडी है जिसका नाम है anti-GBM। उसकी वजह से जो है वो हमारे पास होती है। तो जो हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है उसको हम लोग जो है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन कहते हैं। ये जो होता है इसको हम कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन डिजीज़। और जो हमारे पास anti-GBM की वजह से होता है उसको हम लोग कहते हैं anti-GBM एंटीबॉडी डिजीज़। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो पैथोफिजियोलॉजी के जो हैं वो होते हैं। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर एक रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एंटीजेंस। ठीक है, जो कि आपकी एंटीबॉडीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का जो है वो मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं कि वो किस तरह काम करता है। आपका जो ब्लड ग्रुप है ना वो आपका एंटीजन ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ऊपर जो
एंटीजन लगे हुए होंगे वो ए होंगे, ठीक है। जो आपका ये रेड ब्लड सेल है और इसके ऊपर जो है ये आपके रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिनको हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है। और ये किसको अट्रैक्ट करते हैं? एंटीबॉडी को, जो कि मैं इस शेप में बना लेती हूँ, ठीक है। अब आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए, तो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ पड़ी होंगी वो क्या होंगी? बी, ठीक है। तो इसको हम यूँ करके बनाते हैं, ये आपका जो है वो एंटीजन है और ये आपका एंटी बॉडी है, ठीक है। अब ये देखें, ये बी है, ये बी है, ये भी बी है। अब ये दोनों जो है वो क्या बनाते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मिलके, कि आपका जो ये रिसेप्टर है इसके ऊपर आपका ये रिसेप्टर एंटीजन ए है और इसके ऊपर जो एंटीबॉडी आके अटैच होता है वो क्या होता है? बी आके अटैच होता है। तो ऑपोजिट क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसी वजह से जब आपको कहा जाता है कि जो आपका ब्लड ग्रुप है आपको वही वाला जो है वो ब्लड लगवाना चाहिए जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर आपकी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास आपका ब्लड ग्रुप ए है और आप ए ही और आप जो ब्लड ग्रुप है वो बी लगवा लेते हैं, ठीक है। अब बी जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ किसको लेके आ रहा है? बाइंड करके ए एंटीबॉडी को। अब ये ए एंटीबॉडी जो है ए एंटीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इसलिए हमारे पास जो है वो मिसमैचिंग हो जाती है ब्लड की। तो इसको हम लोगों ने प्रिवेंट करना होता है और हम लोग सेम ब्लड ग्रुप जो है वो इसी वजह से लगवाते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे आपको बात समझ आई है कि ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या है ये? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। अब इसके अंदर कोई आपकी इम्यूनोलॉजिकल जो है वो कोई भी मेल फंक्शनिंग हो जाए और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये सर्कुलेट करता हुआ किडनी के अंदर जाके आपके ग्लोमेरुलस जो है उस वाली साइड पे जाके जो है डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, तो अब ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, अब ये जब वहाँ पे जाएगा तो आपके ये जो बाकी मैक्रोफेजेस हैं और जितने भी आपके डिफेंस वाले सेल्स हैं सारे के सारे, उनको जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ये वहाँ पे जाकर डिपॉजिट कराने का मतलब है अलार्मिंग सिचुएशन कॉज कर देगा कि शायद यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके वो सारे इम्यून सिस्टम के सेल्स जो है वहाँ पे आके अटैक करना स्टार्ट कर देंगे और इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज कर देंगे और इस वजह से वहाँ पे ग्लोमेरुलस की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे ये प्राइमरी कॉज होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, ठीक है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ये अगर वहाँ पे जाके डिपॉजिट होके हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करेगा तो हम इस वाली कंडीशन को कहेंगे एंटीजन एंटीबॉडी डेपोजिशन डिजीज़, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या है? हमने एंटीबॉडी पढ़ी थी एंटी GBM एंटीबॉडी, ठीक है। GBM स्टैंड्स फॉर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ग्लोमेरुलस है आपकी, अगर ये कैपिलरी है तो ये वाली जो होती है मेम्ब्रेन ये बेसमेंट होती है, ये बेस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये जो है ये भी आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब यहाँ जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे कोई मेल फंक्शनिंग हो जाए जिसकी वजह से वो एंटीबॉडी एंटी GBM को जो है वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मेल फंक्शनिंग होगी है जिसकी वजह से वो सिग्नल करेगी कि एंटी GBM, यहाँ पे वैसे कौन सी वाली आके अटैच होना होता है? GBM एंटीबॉडी ने, ठीक है। लेकिन उसकी जगह यहाँ पे एंटी GBM एंटीबॉडी आके अटैच हो जाए और यहाँ पे आगे जो है वो डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज करना स्टार्ट कर दे, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम को सिग्नल जाए कि यहाँ पे फ़ौरन कोई हमारे पास एंटिटी आ गई है, तो इस वजह से वो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट कर दे। उस वजह से जो हमारे पास डिजीज़ बनती है तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी GBM एंटीबॉडी डिजीज़, ठीक है। तो ये दो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी के मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू जो है हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत से वायरसेस बैक्टीरिया भी जो हैं वो कॉज करते हैं हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो इसके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के क्या हैं। अब
क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, कुछ केसेस में हमारे पास नेफ्रिटिक सिंड्रोम्स के सिम्टम्स आते हैं, कुछ कंडीशंस में हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस आ जाता है ना, इसके अंदर हमारे पास वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग किस तरह हैं। इसमें देखिए नेफ्रीटिक है, इसमें नेफ्रोटिक है, ठीक है। तो इसमें हिमेटोयूरिया होता है हमारे पास, जबकि इसमें हमारे पास जो है हैवी प्रोटीन यूरिया होता है, ठीक है। बाकी जो है वो आपको असाइनमेंट के तौर पे मैं दे रही हूँ कि इन दोनों के अंदर आप लोगों ने डिफरेंस जो है वो मुझे फाइंड आउट करके सबमिट कराना है, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और ये हमारे पास दोनों किडनीज को जो है वो एक साथ जो है वो अटैक करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है ये हमारे पास प्रोग्रेसिव जब हो जाते हैं, रैपिडली प्रोग्रेशन अगर होती है तो हमारे पास फॉरन सिम्प्टोमेटिक भी शो होना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत से साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर प्रोटीन यूरिया जो है, हैवी प्रोटीन यूरिया हो जाता है, हेमेटो यूरिया हो जाता है, लिपिडीमिया हो जाता है। आपके जब आप यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर इनकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके वजह से हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन कॉज हो गई है, ठीक है। उसके अलावा ओलिगो यूरिया भी हो जाता है, आपके जो यूरिन की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है, ठीक है। आप लोगों की असाइनमेंट अब क्या है कि आपने नेफ्रीटिक और नेफ्रोटिक के दरमियान में मुझे डिफरेंस जो है वो सबमिट कराना है और इसके दरमियान मेनली हम लोग किस तरह जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये नेफ्रीटिक सिंड्रोम की कैटेगरी में आ रहा है कि नेफ्रोटिक में आ रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग जो है वो नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कवर करेंगे और नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक को जब आप कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट को भी देखेंगे। थैंक यू।